नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है BSEN 12810। किसके लिए है? फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट। इसके पहले भी हम लोगों ने ये जो टॉपिक देखा था सेम टॉपिक था, लेकिन उसका जो था पार्ट 1 देखा था। वो किसके लिए था? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। BS 12810 का जो पार्ट 1 है वो किसके लिए है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। और जो हम लोग आज पार्ट 2 देखने वाले हैं वो किसके लिए है? पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। मतलब जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का जो पर्टिकुलर मेथड है उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पूरा बात कवर करने वाले। तो आप लोगों को एक ही बात ध्यान रखना है, इसके पहले जो हम लोगों ने BSEN 12810 का जो पार्ट 1 देखा है वो किसके लिए था? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। और जो पार्ट 2 है वो किसके लिए है? पर्टिकुलर मेथड ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए है। तो ये BSEN का जो 12810 ये जो स्टैंडर्ड है उसका जो पार्ट 2 है पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसके अंदर में टोटल मेन 4 पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। वो कौन कौन से है आज हम लोग अभी देखने वाले हैं। और इसके बाद इसका जो एनेक्स दिया हुआ है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है हर एक स्टैंडर्ड में आपको एनेक्स तो मिलेगा ही, तो ये जो एनेक्स दिया हुआ है तो उसके अंदर में टोटल जो एनेक्स है हमारे 3 है, A, B और C। तो ये जो 3 एनेक्स जो दिए हुए हैं उसके बारे में भी आज के टॉपिक में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक BSEN 12810 फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट। ये हमारा मेन टॉपिक है। और इसके अंदर में जो आज हम लोग देखने वाले पार्ट 2 वो किसके लिए है? पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंटरव्यू में भी सवाल किया जाता है कि BSEN 12810 ये स्टैंडर्ड के अंदर में क्या डिटेल दिया है या किस स्पेसिफिकेशन के लिए दिया है या क्या क्या अंदर इंक्लूड किया गया। तो आपको इमीडिएट आपके मन में ये जवाब आना चाहिए या आपको ये जवाब देना है कि BSEN 12810 का जो पार्ट 1 है वो किसके लिए है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए है। और जो BSEN 12810 का जो पार्ट 2 है वो किसके लिए? पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए। ये इमीडिएट आपके मुंह से जवाब निकलना है। और इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है पार्ट 2 के अंदर में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्कोप। स्कोप मतलब ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर में क्या क्या डिटेल कवर की गई है और क्या क्या डिटेल आता है। तो देखते हैं सबसे पहले द यूरोपियन स्टैंडर्ड अप्लाइड टू फेस स्कैफोल्ड सिस्टम कन्फॉर्मिंग टू EN 12810 पार्ट 1। मतलब तो ये जो स्टैंडर्ड है हम लोग को किससे कंफर्म करना है? BSEN 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये कंफर्मिंग होता है या उसी के अकॉर्डिंग इसको भी बनाया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो पार्ट 2 है उसके अंदर में पूरा डिटेल दिया गया है। क्योंकि इसके पहले वाला टॉपिक में हम लोगों ने BSEN 12810 का पार्ट 1 वो कवर किया है। नेक्स्ट और क्या डिटेल दिया हुआ है? इज डिफाइनेड रूल फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। किसके लिए है? इसके अंदर में जो डिटेल दिया हुआ है या जो रूल्स दिए हुए हैं वो किसके लिए है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए और स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए दिए हुए हैं। और क्या नेक्स्ट डिटेल दिया हुआ है? दिस सिस्टम बाय कैलकुलेशन एंड टेस्टिंग इन एडिशन टू दिस डिफाइनेड इन EN 12811 पार्ट 1, EN 12811 पार्ट 2, EN 12811 पार्ट 3 एंड EN 12810 पार्ट 1। मतलब इसका जो सिस्टम कैलकुलेशन के लिए जो डिटेल्स दिया गया है तो हम लोग को BSEN 12810 का जो पार्ट 1 हम लोगों ने इसके पहले देखा है उसको भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। उसके बाद जो BSEN 12811 का जो स्टैंडर्ड है और कौन सा BSEN 12811 का जो पार्ट 2 है या पार्ट 3 है, ये सब मिला के ही टोटल है ये जो स्टैंडर्ड है या जो इसका जो पार्ट 2 है वो कवर किया जाता है। मैंने इसके पहले भी पार्ट 1 में भी बोला था क्योंकि कोई भी अगर आपको अगर BSEN 12810 या
1 का जो स्टैंडर्ड है उसको अगर आपको पढ़ना है तो हर एक जो पार्ट है उसको लेके ही आपको ये डिटेल मिल जाएगा या कवर हो जाएगा। उसके बाद और क्या डिटेल दिया हुआ है, बेसिक रिक्वायरमेंट आर गिवन इन EN 1993 एंड EN 1999 का जो पार्ट 1 है इसके अंदर में जो बाकी जो डिटेल है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये था इसका स्कोप, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्कोप के अंदर में ही आपको ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया गया है या हम लोग को क्या क्या रेफरेंस लेना है, किस हिसाब से हम लोग को इसको पढ़ना है, ये पूरा डिटेल मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉर्मेटिव रेफरेंस। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है BS EN 12810 का जो पार्ट 2 है वो किसके लिए है, पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाने के लिए जो नॉर्मेटिव जो रेफरेंस है या मतलब किस किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है तो इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है 2 नंबर पॉइंट के अंदर में। तो इसे बनाने के लिए एकदम बेसिक आपको एक बात ध्यान रखनी है, BS EN 12810 का जो पार्ट 1 है किसके लिए था, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो BS EN 12811 के जो 1, 2, 3 ये जो 3 पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं उसको भी ये जो पूरा रेफरेंस लेके ही इसको बनाया गया है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो सारे रेफरेंसेस है आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर पॉइंट है वो किसके लिए, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। क्या है, टर्म्स एंड डेफिनेशन, मतलब जो इसके अंदर में क्या क्या डेफिनेशंस दिया गया है इसके बारे में डिटेल मिलता है। तो इसके अंदर में जो BS EN 12810 का जो पार्ट 2 है क्या है, पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन। तो इसके अंदर में कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, आपको एक रेफरेंस दिया गया है इसके अंदर में कि BS EN 12810 का जो पार्ट 1 है जो इसके पहले हम लोग वीडियो में देखा उसके अंदर जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो इसके अंदर लागू होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले BS EN 12811 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर में भी हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे। ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर में कवर किया गया। तो BS EN 12810 का जो पार्ट 1 देखा था इसके अंदर में क्या क्या डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि सिस्टम स्कैफोल्ड क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या जो एलिमेंट किसको बोलते हैं, या कनेक्शन डिवाइस क्या होता है। ऐसे हम लोगों ने टोटल 8 डेफिनेशन देखा था या 8 डेफिनेशन होता है ये हम लोगों ने देखा था। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू होता है। और जो BS EN 12811 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर में भी जो डेफिनेशन दिया गया है वो भी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो ये था हमारा 3rd नंबर पॉइंट, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 4th नंबर पॉइंट, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में। तो ये जो 4th नंबर पॉइंट है ये किसके लिए है, स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी ध्यान रखना। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है इसके अंदर में टोटल 4 मेन पॉइंट दिए गए। कितना, 4 मेन पॉइंट दिए गए। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट क्या है, जनरल। तो जनरल के अंदर में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है किसके अकॉर्डेंस होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ EN 12811 पार्ट 1, EN 12811 पार्ट 2, EN 12811 पार्ट 3 एंड EN 12810 पार्ट 1 एंड दिस यूरोपियन स्टैंडर्ड। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का जो रिक्वायरमेंट है ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, BS EN 12811 का जो पार्ट 1 है, 12811 का जो पार्ट 2 है और 12811 का जो पार्ट 3 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसी के साथ साथ इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था BS EN 12810 का जो पार्ट 1 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्टेज ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन। जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का जो स्टेज है अलग अलग वो कौन सा है और क्या क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना है इसके अंदर में 2 पाथ है, मतलब 2 वे है ये बोल सकते हैं। तो पहला पाथ है मॉड्यूलर एंड फ्रेम सिस्टम एंड दूसरा पाथ है फ्रेम सिस्टम ओनली। मतलब ये जो हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन का जो स्टेज है उसको हम लोग को किसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, एक तो पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिजाइन बनाते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन उसके ऊपर में अप्लाई करते हैं, और जो 2 है फ्रेम सिस्टम स्कैफोल्ड ओनली इसके ऊपर में हम लोग अप्लाई
करते हैं। तो ये जो पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है, दोनों जो स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए जो स्टेज है वो सेम ही है। 4 ही स्टेज दिया हुआ है, इसके अंदर में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि वो 4 स्टेज कौन कौन सा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का स्टेज मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर या जो मटेरियल बनता है उसके लिए जो अलग अलग जो स्टेज है या जो डिजाइन के लिए अलग अलग स्टेज है, ये हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला जो स्टेज है, जो 4 स्टेज है उसके अंदर में सबसे पहला स्टेज क्या है? टेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन डिवाइस एंड कंपोनेंट। मतलब हर एक जो हमारा कनेक्शन डिवाइस है या कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो व्यवस्था का जो प्रारूप है या जो इसका जो अलग अलग कंपोनेंट है, उसका क्या होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए या टेस्ट करना है। किसके लिए है? स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए पहला स्टेज। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है 2 और 3 एक ही स्टेज के अंदर में कवर होता है, तो वो किसके लिए है? कैलकुलेशन ऑफ द ईस्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेट। मतलब जो भी हमारा मटेरियल बन रहा है या बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द ईस्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेट। मतलब जो भी स्टैंडर्ड का जो सेट है उसका हर एक जो सिस्टम है, जो कॉन्फ़िगरेशन का या जो व्यवस्था का, उसको हर एक सिस्टम का जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग को निकालना है, वो हम लोग को पूरा डिटेल में देखना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके अंदर में कवर होता है? स्टेज 2 और स्टेज 3, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर में और भी बहुत सारा डिटेल आता है, लेकिन क्या है यहाँ पर जो हम लोग स्टेज देख रहे हैं वो 2 और 3 के लिए एक ही है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्टेज 4 का, कितना? स्टेज 1 देखा, स्टेज 2 और 3 एक ही साथ है वो देखा, और स्टेज 4 वो किसके लिए? 1 टेस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ अ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर में क्या है? एक स्पेशल जो ऐसा एक अलग सा जो टेस्ट है वो किसके लिए चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो पूरा सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो पूरा सिस्टम का जो व्यवस्था का जो प्रारूप है, उसके लिए भी एक जो है टेस्ट टोटल होना चाहिए। ये टोटल 4 स्टेज किसके लिए हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। यही 4 स्टेज है वो सही से ध्यान रखना है, और वही जो है स्टेज जो है चारों स्टेज स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए हम लोग को काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा अभी पॉइंट है 4 नंबर मेन जो हमारा पॉइंट है, उसके अंदर में सेकेंड नंबर पॉइंट किसके लिए है? मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मतलब जो भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम लोग करेंगे, पहले तो हम लोगों ने जनरल में देखा स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए जो स्टेज है, उसके बाद जो हम लोग क्या देखने वाले हैं? मॉडल फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जो भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए जो अलग अलग मॉडल है वो क्या है और किस हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला जो मॉडल है, दी अरेंजमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेसिंग एंड टाइज शैल बी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मैनुअल। तो ये जो प्रोडक्ट मैनुअल हम लोगों ने इसके पहले देखा था, पार्ट 1 के अंदर में कौन कौन सा मैनुअल देखा हम लोगों ने? एक तो प्रोडक्ट मैनुअल देखा और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखा, राइट? तो इसके अंदर में क्या डिटेल दिया हुआ है कि जो भी अरेंजमेंट है किसके लिए? वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर का जो कंपोनेंट है, उसके बाद जो ब्रेसिंग का जो और टाइज का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके अकॉर्डेंस होना चाहिए? प्रोडक्ट मैनुअल के अकॉर्डेंस होना चाहिए। ये है पहला। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है 2 नंबर के अंदर में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, फ्लो डायग्राम ऑफ स्टेज ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये जो फ्लो डायग्राम है, तो ये जो फ्लो डायग्राम है किसके अकॉर्डेंस काम करता है? ये जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में जो जनरल के अंदर में जो स्टेज 4 देखे थे उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन ये जो फ्लो डायग्राम के अंदर में थोड़ा और भी विस्तृत में डिटेल दिया हुआ है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए? प्लान वर्टिकल सब्स्टिट्यूशन सिस्टम नॉर्मल टू दी फेस फॉर एंकरेज पैटर्न। मतलब जो एंकरेज पैटर्न के लिए जो अलग अलग जो डिटेल दिया हुआ है वो इसके अंदर में हम लोग को मिलता है, वो अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो ये है 2 नंबर हमारा पूरा पॉइंट, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या है? मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये जो पूरा डिटेल है आपको 2 नंबर जो पॉइंट है 4 नंबर के अंदर में मॉडल फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो मेन 3 पॉइंट है इसे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 3rd नंबर पॉइंट किसके लिए है? टेस्ट ऑन
कॉन्फ़िगरेशन एंड कनेक्शन डिवाइसेस। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है और जो कनेक्शन डिवाइस है उसके लिए जो टेस्ट किस हिसाब से होना चाहिए उसके लिए है। तो इसके अंदर में क्या है, टेस्ट फॉर स्टिफनेस एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू EN 12811 पार्ट 3। मतलब जो टेस्ट है किसके लिए है, स्टिफनेस और रेजिस्टेंस के लिए, वो जो है अकॉर्डिंग टू EN 12811 का जो पार्ट 3 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम लोग ये जो पार्ट हम लोग देखेंगे वो टाइम में उसके अंदर में भी कवर कर लेंगे। उसके बाद है वाइब्रेशन टेस्ट। ये जो वाइब्रेशन टेस्ट दिया हुआ है इसके अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट दो है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो किसके लिए है, वाइब्रेशन लोडिंग टेस्ट EN 12811 पार्ट 3, मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो ये वाइब्रेशन के अंदर में जो 2 नंबर टेस्ट है वो क्या है, वाइब्रेशन टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, EN 12810 का जो पार्ट 1 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या है, 4th नंबर पॉइंट किसके लिए है, टेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, टेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ये जो पार्ट है 4th नंबर, इसके अंदर में मेन 2 टाइप का जो है टेस्ट आता है। तो इसके अंदर में देखते हैं कि टाइप 1 टेस्ट और टाइप 2 टेस्ट, मतलब 2 टाइप का। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला जो पॉइंट है टाइप 1 टेस्ट, ये किसके लिए है, टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट लोड एंड डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर। ये सबसे पहले टाइप का टेस्ट है। और जो दूसरा टेस्ट दिया हुआ है टाइप 2 टेस्ट, ये किसके लिए, टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द इलास्टिक बकिंग लोड फैक्टर। ये दूसरा टाइप का टेस्ट है। तो ये है टोटल जो इंफॉर्मेशन है। तो यही जो 2 टाइप का जो टेस्ट है वो किसके अंदर में कवर होता है, 4 नंबर टेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में। तो ये जो चारों पॉइंट है ये किसके अंदर में कवर होते हैं, 4 नंबर पॉइंट स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये जो 4 नंबर पॉइंट है स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसके अंदर में टोटल कितने पॉइंट हम लोगों ने देखा, 4 पॉइंट। सबसे पहला है जनरल, उसके बाद जो हम लोगों ने देखा किसके लिए है, मॉडल फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए जो मॉडल्स है वो किस हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो टेस्ट ऑन कॉन्फ़िगरेशन एंड कनेक्शन डिवाइस, कौन कौन सा टाइप का जो टेस्ट है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब व्यवस्था का पूरा प्रारूप के लिए, और इसका जो कनेक्शन डिवाइस के लिए कौन कौन सा टेस्ट है वो देखा। उसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट है इसके अंदर में क्या देखा, टेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो सेक्शन है अलग अलग, उसके जो सेक्शन का जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए टेस्ट का कितना टाइप का रहता है वो देखा। यही जो 4 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग का जो पार्ट 2 है वो किसके लिए था, पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो यही स्ट्रक्चरल डिजाइन है या यही स्ट्रक्चरल डिजाइन के पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो किसके लिए, एनेक्स। क्या है, एनेक्स। तो एनेक्स के अंदर में इसके पहले भी मैंने डिटेल बताया कि जो भी अलग अलग टेबल रहता है या अलग अलग जो डिटेल जो विस्तृत में दिया जाता है, या हम लोग जो सेंटेंस है उसमें हम लोग समझा नहीं पाते, वही जो डिटेल है एनेक्स के अंदर में आसानी से हम लोग को मिल जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो एनेक्स है एक टोटल कितने हैं, पार्ट 2 के अंदर में टोटल 3 है, ए, बी और सी। तो सबसे पहला देखते हैं एनेक्स ए। तो जो एनेक्स ए है इसके अंदर में टोटल कितने एनेक्स है, 4 एनेक्स है। तो सबसे पहला कौन सा है, एनेक्स A1, किसके लिए, जनरल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन 12811 पार्ट 3, ये है एनेक्स A1। उसके बाद जो एनेक्स A2 है किसके लिए, टेस्ट फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। उसके बाद है A3, ये किसके लिए, टेस्ट फॉर नोड एंड नोड ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम। जो हमारा मॉड्यूलर सिस्टम का जो नोड पॉइंट है उसके लिए किस हिसाब से जो टेस्ट है वो डिटेल A3 के अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद जो A4 है, टेस्ट फॉर डायगोनल एंड कनेक्शन डिवाइस। जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग का जो अलग अलग डायगोनल है और जो कनेक्शन डिवाइस है उसका, उसके लिए जो है टेस्ट का जो डिटेल है वो एनेक्स के अंदर में एक्सप्लेन किया गया। तो ये था A1, A2, A3 और A4। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एनेक्स बी। ये जो एनेक्स बी है ये किसके लिए दिया हुआ है, ड्रॉप टेस्ट फॉर प्लेटफॉर्म एंड दियर सपोर्ट। जो प्लेटफॉर्म है और उसके जो सपोर्ट्स है उसका जो ड्रॉप टेस्ट है वो किस हिसाब से होना चाहिए, ये डिटेल दिया हुआ है एनेक्स
बी के अंदर में। तो ये जो एनेक्स बी है इसके अंदर में B1, B2, B3 और B4 है। तो सबसे पहला B1 ये मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बाद जो B2 है टेस्ट फॉर सेटअप प्रोसेस डिवाइस के लिए, उसके बाद जो है B3 है किसके लिए, कन्वर्टिंग ऑफ द एक्सेस ओपनिंग के लिए, और B4 है टेस्ट इवेल्यूशन के लिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है एनेक्स सी, इसके अंदर में C1 है नंबर ऑफ टेस्ट और जो C2 है इवेल्यूशन के लिए। तो ये था आज का हमारा पूरा का जो पूरा टॉपिक, या जो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं BSEN 12810 का पार्ट 2 किसके लिए था, पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए। जो पर्टिकुलर मेथड है अलग अलग जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का उसके लिए है। और इसके अंदर में टोटल हम लोगों ने कितने 4 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखे। सबसे पहला पॉइंट था स्कोप, उसके बाद था नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, थर्ड पॉइंट था टर्म्स एंड डेफिनेशन, फोर्थ पॉइंट था स्ट्रक्चरल डिजाइन, और उसके बाद जो इसका जो एनेक्स है इसके अंदर में हम लोगों ने ए, बी और जो सी का जो एनेक्स है इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है ये देखा है। तो दोस्तों यही है हमारा BSEN 12810 का पार्ट 2। इसके पहले जो देखा था वो पार्ट 1 था, और आज हम लोगों ने जो देखा है वो क्या है, पार्ट 2। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो BSEN 12811 का जो पार्ट 1 है उसके ऊपर में आने वाला है। तो ये जो पार्ट 2 है पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये अच्छे से समझना है और इसको आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। खाली समझ के ही नहीं लेना है, ध्यान भी रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करता है कि BSEN 12810 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर में क्या क्या डिटेल है, तो आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो पूरा टॉपिक BSEN 12810 का पार्ट 2 किसके लिए था, पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।